आनंदपुर गांव में एक बहुत ही खुशहाल परिवार था, शंभू का। शंभू एक किसान था। शंभू की आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी थी। उसके पास खुद का घर था, खेत थे और खुद का ट्रैक्टर भी था। शंभू अपने खेत का सारा काम ट्रैक्टर की मदद से ही करता था। उसके दो बच्चे थे, माया और विनोद, जो स्कूल से सीधा दौड़ते हुए खेत आते थे। पापा पापा, हमें भी ट्रैक्टर पर बैठना है। हाँ हाँ, आ जाओ। माया और विनोद को ट्रैक्टर बहुत पसंद था। पापा, आप मुझे भी ट्रैक्टर चलाना सिखाएंगे ना? नहीं नहीं, तू तो लड़की है और भला लड़कियां ट्रैक्टर थोड़ी चलाती हैं। ऐसा किसने कहा तुझसे? लड़कियां भी ट्रैक्टर चला सकती हैं। देखा? पर पापा, हमारे गांव में तो कोई भी लड़कियां ट्रैक्टर नहीं चलाती। तो क्या हुआ? माया बड़ी होने के बाद ट्रैक्टर चलाएगी। आखिर वो भी एक किसान की बेटी है, उसे भी तो ट्रैक्टर चलाना आना चाहिए। हाँ पापा, और विनोद, मैं तुझे भी सिखाऊंगी। मैं तुमसे पहले सीखूंगा, देख लेना। नहीं, मैं पहले सीखूंगी। अरे अरे, शांत हो जाओ। मैं तुम दोनों को एक साथ ट्रैक्टर चलाना सिखा दूंगा, ठीक है? शंभू के दोनों बच्चे हर बात पे लड़ा करते थे, पर एक बात तो तय थी कि दोनों को ट्रैक्टर बहुत पसंद था। समय बीता और एकाएक पूरे इलाके में सूखा फैल गया। शंभू के लहलाने वाले खेत मुरझा गए। वो परेशान हो गया। वो उदास घर लौटा। क्या बात है? आप इतनी चिंता में क्यों हो? सूखे की वजह से खेत में एक अनाज का दाना भी नहीं उगा। समझ में नहीं आ रहा कि ये एक बरस कटेगा कैसे। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता होगा। सोच रहा हूँ अपना ट्रैक्टर गिरवी रख दूं। उन पैसों से कुछ महीनों का खर्चा निकल जाएगा। पर ट्रैक्टर के बगैर आप खेती कैसे करोगे? हल से। पहले भी तो वैसे ही करता था। अगर मैंने ट्रैक्टर गिरवी नहीं रखा तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब मैं तुम्हें और बच्चों को भूखा थोड़ी रख सकता हूँ। जैसा आपको ठीक लगे। शंभू ट्रैक्टर गिरवी रखने वाला था। ये बात माया और विनोद ने सुन ली थी। दोनों दौड़कर घर के बाहर गए और अपने ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गए। दीदी, तो क्या अब हमें हमारा ट्रैक्टर कभी वापस नहीं मिलेगा? नहीं बुद्धू, गिरवी रखने का मतलब कुछ समय के लिए वो हमारे पास नहीं रहेगा। जब पापा पैसे लौटाएंगे तो हमारा ट्रैक्टर हमें वापस मिल जाएगा। पर क्या दीदी, ट्रैक्टर गिरवी रखना जरूरी है? शायद हाँ। पापा के पास पैसे नहीं हैं। खेत में भी अनाज नहीं उगा ना। तभी शंभू घर के बाहर आया। पापा, आप ट्रैक्टर गिरवी रखने जा रहे हो ना? हाँ बेटा, अभी पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम अपना ट्रैक्टर वापस ले आएंगे, ठीक है? पक्का पापा? हाँ बेटा, पक्का। दोनों बच्चे चुपचाप ट्रैक्टर पे से उतर गए और फिर शंभू ट्रैक्टर चलाकर वहां से ले गया। दोनों बच्चों को ट्रैक्टर के जाने का दुख था। कुछ समय बाद शंभू घर लौटा और उसने मीना के हाथ में पैसे रख दिए। इन पैसों से हमें घर भी चलाना है और फिर से फसल भी बोनी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत संभाल कर खर्च करूंगी। अगले साल इन 20,000 के साथ 5,000 का ब्याज भी लाला को लौटाना है। तभी तो वो हमारा ट्रैक्टर हमें वापस देगा। इस साल बहुत अच्छी फसल होगी, सब कुछ बड़ी आसानी चला जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन बच्चे घर के बाहर खड़े रहकर अपने प्यारे ट्रैक्टर को याद कर रहे थे। अरे बच्चों, इतना मत सोचो, जल्दी ट्रैक्टर वापस आ जाएगा। तुम दोनों बस भगवान ने ट्रैक्टर वापस लाने की प्रार्थना करो। जी माँ। बच्चे रोज भगवान जी के सामने प्रार्थना करते कि उनका ट्रैक्टर उन्हें वापस मिल जाए। यहाँ खेतों में शंभू के हाल हो रहे थे। वो बिना ट्रैक्टर के खुद ही हल चला रहा था। इतनी कड़ी मेहनत करके उसका पूरा शरीर दर्द हो रहा था। रोज की तरह बच्चे स्कूल से लौटे, पर आज जब उन्होंने अपने पापा की ऐसी हालत देखी तो वो उदास हो गए। पापा बहुत थक गए ना? काश हम लोग भी बड़े होते तो हम लोग भी उनकी मदद कर पाते। हाँ, और काश हमारे पास हमारा ट्रैक्टर होता
तो पापा को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। दीदी, हम ट्रैक्टर कैसे ला सकते हैं? पता नहीं, पर माँ कहती है मंदिर के बूढ़े पंडित जी के पास हर समस्या का समाधान है। चलो उनके पास चलते हैं। बच्चे दौड़ते हुए मंदिर के पास गए। मंदिर के बाहर बूढ़े पंडित जी बैठे थे। पंडित जी, हमारा ट्रैक्टर गिरवी है और हमारे पापा अकेले खेतों में मेहनत कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने पापा की मदद कर सकें? तुम उनकी मदद कैसे करना चाहते हो? ट्रैक्टर देकर। पर हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम उन्हें ट्रैक्टर कैसे देंगे? तो ये समस्या है। देवी माँ के पास हर समस्या का समाधान है। तुम दोनों को अपने हाथों से एक ट्रैक्टर बनाना होगा और फिर उस ट्रैक्टर को देवी की मूर्ति के सामने ले जाना और फिर देखना चमत्कार। क्या वो सच में ट्रैक्टर बन जाएगा? हाँ बिल्कुल। हम दोनों आज से ही ट्रैक्टर बनाएंगे। पर हम किस चीज से ट्रैक्टर बना सकते हैं? मिट्टी से या लकड़ी से? हम लकड़ी से ट्रैक्टर बनाएंगे। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद पंडित जी। माया और विनोद ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और फिर दोनों वहां से घर की ओर दौड़ पड़े। घर जाते ही उन दोनों ने लकड़ी से ट्रैक्टर बनाना शुरू किया। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम पापा के लिए ट्रैक्टर बना रहे हैं। लकड़ी से? हाँ, हमें बूढ़े पंडित जी ने कहा है। ठीक है। काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद बच्चों ने ट्रैक्टर बना दिया। विनोद, चल अब मंदिर चलते हैं। हाँ। बच्चे वापस मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वो बूढ़े पंडित जी को ढूंढ रहे थे, पर पंडित जी वहाँ नहीं थे। पंडित जी ने कहा था कि भगवान जी की मूर्ति के सामने ट्रैक्टर रखना है। चलो अंदर चलते हैं। बच्चे उस लकड़ी के ट्रैक्टर को अंदर ले गए और मूर्ति के सामने रखा। भगवान जी, हमारे लकड़ी के ट्रैक्टर को असली बना दो। प्लीज भगवान जी, हमारे पापा खेतों में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम दोनों उनकी मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज इस लकड़ी के ट्रैक्टर को असली बना दीजिए। बच्चे भगवान जी से मांगते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। वो लकड़ी का ट्रैक्टर वैसे ही वैसा था। अंत में दोनों बच्चे निराश हो गए। लगता पंडित जी ने हमें झूठ कहा था। हाँ, चलो घर चलते हैं। उस रात बच्चे उदास थे और वो बिना कुछ खाए सो गए। रात में उनके सपने में भगवान जी स्वयं आए। बच्चों, तुमने बहुत मेहनत करके लकड़ी का ट्रैक्टर बनाया है। तुम अपने पापा की मदद करना चाहते हो ना? हाँ हाँ। तो आज से तुम्हारा लकड़ी का ट्रैक्टर असली ट्रैक्टर में बन जाएगा। तथास्तु। भगवान जी दोनों बच्चों को आशीर्वाद देकर चले गए। दोनों की नींद खुली। दीदी, क्या तुमने भी वही देखा? हाँ, भगवान जी आए थे। वो लकड़ी का ट्रैक्टर कहाँ है? मैंने उसे घर के बाहर रखा था। चलो देखते हैं। बच्चे दौड़ते हुए बाहर गए और वहाँ उनके सामने लकड़ी का बड़ा ट्रैक्टर था। पापा! दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। शंभू और मीना बाहर आए और वो लोग भी हैरत में पड़ गए। पापा, ये लकड़ी का ट्रैक्टर हमने आपके लिए बनाया है। शंभू ट्रैक्टर पर बैठ गया और ट्रैक्टर शुरू हो गया। हम भी आ रहे हैं। बच्चे भी ट्रैक्टर पर बैठ गए और मीना भी। शंभू लकड़ी का ट्रैक्टर लेकर मंदिर गया और वहाँ पूरे परिवार ने भगवान जी का धन्यवाद किया। और उस दिन से शंभू अपने लकड़ी के ट्रैक्टर से खेतों के सारे काम कर रहा था। ये लकड़ी का ट्रैक्टर अद्भुत था, क्योंकि ना ये कभी खराब होता था और ना ही इसे डीजल डालना पड़ता था। इस ट्रैक्टर से खेती करके शंभू के खेत पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गए। उसकी फसल भी अच्छी हुई और अगले बरस उसकी अच्छी खासी कमाई भी हुई। शंभू ने अपने पुराने ट्रैक्टर को छुड़वा लिया और फिर उसका लकड़ी का ट्रैक्टर अपने आप गायब हो गया। लकड़ी का जादुई ट्रैक्टर जादुई दुनिया में लौट गया। मालपुरा गांव में दिनेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह लकड़ी का काम करता था और उसी में मस्त रहता था। उसी गांव में एक बहुत अमीर जमींदार भी रहता था। उसका भी दिनेश की उम्र का एक बेटा था। उसका नाम तरुण था। तरुण को अपने बाप के पैसों का बहुत घमंड था और वह अक्सर एरोप्लेन में बैठकर नई नई जगहों की सैर करने का शौकीन था। वह जब किसी नई जगह की सैर करके गांव लौटता था तो गांव वालों के आगे बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता था।
एक दिन तरुण अपनी कार रोककर गांव वालों से बात करता है। राम राम छोटे जमींदार, कहाँ घूमने आए हैं? जहाँ अमीर लोगों को घूमना चाहिए। एरोप्लेन में बैठकर बादलों की सैर करके आया हूँ। कभी देखा है तुमने एरोप्लेन? हाँ, जमीन पर खड़े होकर आसमान में उड़ते हुए कई बार देखा है। हम तो एरोप्लेन जमीन से आसमान में उड़ते हुए ही देख सकते हैं। तुम गरीब बैलगाड़ी छाप और कर भी क्या सकते हो। तरुण गरीब गांव वालों पर यह ताना कसकर निकल जाता है, मगर गरीब गांव वालों को उस घमंडी तरुण पर गुस्सा आता है। घमंडी जमींदार का बेटा हमेशा गरीबों को नीचा दिखाने पर लगा रहता है, मानो उस उड़ने वाले जहाज में बैठने वाला दुनिया का यही अकेला आदमी हो। घमंडी हाथी है ससुरा, तभी तो इतनी लंबी नाक है। पर हम भी चींटी हैं, चींटी। इसकी लंबी नाक में घुस जाएं तो इसकी नाक में दम कर देंगे, निकम्मा कहीं का। एक दिन दिनेश का बेटा राका उससे लकड़ी का छोटा एरोप्लेन बनवाने के लिए जिद कर रहा होता है। पापा पापा, हमारे लिए लकड़ी का एरोप्लेन बना दो, हमें एरोप्लेन से खेलना है। नहीं नहीं, एरोप्लेन से खेल कर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए बैलगाड़ी बना देता हूँ। दिनेश की यह बात सुनकर उसकी पत्नी आशा को गुस्सा आ जाता है और वह दिनेश को खरी खोटी सुनाने लगती है। आप भी कमाल करते हो जी, बच्चा एरोप्लेन बनाने को कह रहा है और आप बैलगाड़ी बनाने पर अड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? कहीं बच्चा एरोप्लेन से गिरकर चोट न खा ले, इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। ये कहो ना कि जमींदार के बेटे से डरते हो। कहीं उसने तुम्हारे बेटे को एरोप्लेन से खेलते देख लिया तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। यह सुनकर दिनेश में थोड़ा जोश पैदा हो जाता है और वह जमींदार के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा लेता है। क्या मैं उससे डरता हूँ? वो नाराज होकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? दिनेश यह कह रहा था कि तभी वहाँ बसंती आ जाती है। आशा, बहन पेट में अफारे की दिक्कत है, कहो तो इलाज कर लूं? कर लो बसंती बहन। सुना है वो जमींदार का घमंडी बेटा शादी करने वाला है और शादी से पहले हेलीकॉप्टर खरीद कर ला रहा है। हेलीकॉप्टर! यह सुनकर दिनेश अफारे का मतलब तुरंत से समझ जाता है। यह हेलीकॉप्टर क्या होता है? ये मूर्ख हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर कह रही है। हेलीकॉप्टर छोटा हवाई जहाज होता है। यह सुनकर आशा फिर से दिनेश पर ताने मारते हुए कहती है, वह अमीर बाप की औलाद है बहन। उसका बाप तो उसे असली वाला हेलीकॉप्टर दिलाने की हिम्मत रखता है और एक ये बाप है जो बच्चे के लिए लकड़ी का हेलीकॉप्टर भी बनाने का दम नहीं रखता। ऐसा मत बोलो आशा, मैं चाहूँ तो लकड़ी का पूरा एरोप्लेन भी बना सकता हूँ। तो फिर बनाओ ना, मुहूर्त के लिए पंडित बैठाने पड़ेंगे क्या? यह कहकर जैसे ही आशा चुप होती है, बसंती बोलने लगती है। मैं तो कहती हूँ कि जरूर बनाओ। उस घमंडी का घमंड चूर करने के लिए गरीबों के पास भी एक हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए, भले लकड़ी का ही क्यों ना हो। फिर जमींदार का बेटा गांव में असली हेलीकॉप्टर ले आता है और जमींदार गांव वालों को अपने घर बुलाकर समझाता है। तुम सब आज से सड़क पर बाजार लगाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे सड़क खाली चाहिए। मेरा बेटा हेलीकॉप्टर खरीद कर लाया है और उसे उड़ाने के लिए सड़क तो चाहिए ना। हेलीकॉप्टर ही लाया है ना, कोई एरोप्लेन तो नहीं लाया है जिसे उड़ाने के लिए सड़क चाहिए। तू चुप कर बे गरीब, तेरी हेलीकॉप्टर खरीदने की औकात नहीं और बात करता है एरोप्लेन की। जमींदार के घमंडी बेटे का यह बोल सुनकर दिनेश कहता है, अगर तुझे इतना घमंड है तो मैं लकड़ी का एरोप्लेन बनाकर तेरे इसी हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा दूंगा, फिर तो तू मान जाएगा ना। अगर तू लकड़ी का एरोप्लेन बनाकर उसे हमारे हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा देगा तो मैं अपनी हवेली और खेत तेरे नाम करके गांव छोड़ दूंगा। और अगर मैं ये न कर सका तो मैं भी अपना सब कुछ तुम लोगों को देकर गांव छोड़ दूंगा, ठीक है? दिनेश की इस बात से तरुण खुश न हुआ और बोला, तुम्हें अकेले नहीं बल्कि सारे गरीबों को गांव छोड़कर जाना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। क्यों भाई गांव वालों, मंजूर है तुम्हें? दिनेश पहुंचा हुआ खिलाड़ी था और ऊपर से गांव वाले जमींदार के घमंडी बेटे के घमंड से भी तंग आ गए थे, इसलिए सब ने बिना विचार किए ही हामी भर दी। हाँ, हम सबको आपकी शर्त मंजूर है। उस दिन के बाद दिनेश दिन रात लकड़ी का एरोप्लेन बनाने में लग जाता है और जमींदार मन ही मन यह सोचकर खुश होता रहता है कि अब तो गांव के सब गरीब किसानों के घर और खेत उसके हो जाएंगे, क्योंकि दिनेश का लकड़ी का एरोप्लेन
उसके असली हेलीकॉप्टर के सामने एक खिलौना ही साबित होगा। क्या बे दिनेश, तो कुछ कर भी सकेगा या अपने साथ साथ हमें भी डुबोएगा? तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा एरोप्लेन बनाऊंगा जिसमें गांव के सभी गरीब बैठकर आसमान में उड़ते दिखाई देंगे। देख लेना, कहीं हम आसमान में उड़ने के बजाय गांव छोड़ने के लिए सड़क पर धूल उड़ाते ना नजर आए। इस तरह 1 महीना बीत जाता है और दिनेश कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जमा करके लकड़ी का एक बहुत बड़ा एरोप्लेन बना लेता है। ये पूरा एरोप्लेन कार के पहियों पर खड़ा था। इस एरोप्लेन को देखकर जमींदार और उसका बेटा दोनों हंसने लगते हैं। अरे ये एरोप्लेन बनाया है या लकड़ी की बास? आसमान में उड़ना तो दूर, इसका तो सड़क पर चलना भी मुश्किल है। उनकी ये बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और दिनेश की तरफ संदेह से देखने लगते हैं। अरे भाइयों, उनकी बातों को भूलकर एरोप्लेन में लगी लकड़ी की सीटों पर बैठ जाइए। आपके बैठते ही ये अपने आप चलने लगेगा और फिर आसमान में उड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर गांव वाले मन मारकर एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और फिर जमींदार और उसका बेटा भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही मिनटों में जमींदार का हेलीकॉप्टर तो आसमान के चक्कर काटने लगता है, मगर दिनेश का एरोप्लेन चींटी की चाल से सड़क पर ही चलता रह जाता है। अरे उड़ना तो दूर, ये तो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा है। अरे मरवा दिया, अब तो खाली हाथ गांव छोड़ना पड़ेगा। चुप करके बैठो, एरोप्लेन तेजी से दौड़ते हुए आसमान में उड़ने वाला है। दिनेश का यह कहना था कि लकड़ी के एरोप्लेन में न जाने कहां से जान आ गई। वह सचमुच ही दौड़ते हुए आसमान में उड़ने लगा और जमींदार के हेलीकॉप्टर की बगल में से होते हुए उससे आगे निकल गया। इस तरह जमींदार की हार हुई और उसके घमंडी बेटे का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे दोनों बाप बेटा अपनी हवेली और खेत दिनेश को देकर शहर चले गए। फिर दिनेश ने हवेली अपने पास रख ली और खेत सब गांव वालों में बांट दिए। इस तरह सब गांव वाले दिनेश की बुद्धिमत्ता को मान गए। माधव एक गरीब आदमी है और वहाँ रानीपुर गांव में रहता है। गांव के चारों ओर घना जंगल है और ये जंगल वन विभाग के अधीन है। माधव के परिवार में उसकी बीवी और उसकी बेटी है, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे घर पर बैठना पसंद है क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। माधव नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर शाम को माधव अपने घर वापस लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ पापा, आप बहुत उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मुझे पता है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप उदास हो ना। आपको जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। पापा, आप वन विभाग में नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे कौन काम देगा? पापा, आप लकड़ियों का काम अच्छे से जानते हैं, क्या पता उन लोगों को किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत हो। ठीक है बेटा, मैं कल जाकर वन विभाग के लोगों से मिलता हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है? तुम्हें क्या काम आता है? मैं एक बढ़ई हूँ, लकड़ियों का सारा काम जानता हूँ। हम तो एक ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहे थे, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। नौकरी मिलने की बात सुनकर माधव खुश हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। माधव पेड़ों से निकाली हुई इमारती लकड़ियों में से मजबूत लकड़ियों को अलग और दीमक लगी हुई लकड़ियों को अलग करता है। साहब, ये जो लकड़ियां खराब हैं, इनका क्या करूं? वैसे तो ये किसी काम की नहीं है, फेंक दो इन्हें। माधव उन दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक देता है। शाम का वक्त होता है और माधव घर आ जाता है। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं पापा, क्या बात है? बेटा, मुझे वन विभाग में नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग जा सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ। माधव के इस वन विभाग वाली नौकरी से उसके घर की दशा सुधरने लगी थी। अब राधिका भी कोचिंग में जाकर पढ़ने लगी थी। एक दिन इसी तरह लकड़ियों में से माधव अच्छी लकड़ियां एक तरफ कर रहा था
और दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना इन खराब लकड़ियों को घर ले जाऊं, कभी ना कभी तो काम आएंगे ही। माधव दीमक लगी लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर काम पर आता है और शाम को घर लौटते समय फिर से उन खराब लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। इसी तरह जब वो ऐसा करता था तो एक दिन एक लेडी ऑफिसर देख लेती है। अच्छा, तो अब तुम चोरी भी करने लगे हो? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। ये लकड़ियाँ तो खराब हैं, इसलिए इन्हें लेकर जा रहा हूँ। अगर खराब है तो क्या इनका अचार डालोगे? झूठ मत बोलो। तुम जैसे चोरों को ये नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। कल से नौकरी पर मत आना। माधव निराश होकर घर आ जाता है। नौकरी छिन जाने से वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नजर अपनी लाई हुई लकड़ियों पर पड़ती है। क्यों न इन लकड़ियों से एक रिक्शा बना लूं? माधव सारी सड़ी हुई लकड़ियों से दीमक को हटाकर साफ करता है। वो दिन रात मेहनत करके इन लकड़ियों से एक रिक्शा तैयार कर लेता है और रिक्शा चलाने का काम शुरू कर देता है। भाई साहब, शहर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। माधव रिक्शा को हाथ से खींचकर ले जाता, जिससे सवारियों को कहीं भी पहुंचने में बहुत देर हो जाती। इसी देरी की वजह से अक्सर सवारियां माधव के रिक्शे में बैठने से मना कर देती थी। भाई साहब, शहर जाने में टाइम लगेगा? 4-5 घंटे लग जाएंगे। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, विदेश नहीं जाना। रहने दीजिए, मैं दूसरा रिक्शा देख लूंगी। माधव ने लकड़ियों की मदद से रिक्शा तो बना लिया था, पर उसे उस रिक्शे को हाथ से खींचना पड़ता था। पापा, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। मुझे शहर जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे अपने रिक्शे में तेरे एग्जाम सेंटर तक छोड़ दूंगा। पर पापा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैं एग्जाम के समय तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। माधव सोचने लगता है कि किस तरह से राधिका को एग्जाम देने के लिए शहर भेजा जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जंगल में पेड़ के नीचे पड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ती है। माधव उस गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी है, पर इसका इंजन मेरे काम आ सकता है। राघव उस गाड़ी से इंजन निकालता है और अपनी हाथ गाड़ी पर लगा देता है। चलो, अब हाथ से खींचने की टेंशन तो दूर हो गई, पर इसका मॉडल बदलना पड़ेगा, तब मजा आएगा। राघव अपने पास बची कुछ लकड़ियों से हाथ गाड़ी का मॉडल बदल देता है। वो उस पर छत लगा देता है और उसको एक रिक्शे में बदल देता है। राधिका अपने पापा के रिक्शे में बैठती है। माधव रिक्शा स्टार्ट करता है और राधिका को शहर में उसके एग्जाम सेंटर पर छोड़ देता है। माधव के लकड़ी के रिक्शे पर इंजन लग जाने से अब उसका रिक्शा तेज दौड़ने लगता है, जिससे अब उसके पास बहुत सारी सवारियां आने लगती हैं। भाई साहब, शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। इसी तरह से सभी लोग दूसरे रिक्शे को छोड़कर माधव के रिक्शे पर बैठने लगते हैं। ये देखकर एक रिक्शे वाला माधव से जलता है और पुलिस के पास उसकी झूठी कंप्लेन करता है। साहब, इसने किसी की गाड़ी से इंजन चुराकर अपने रिक्शे पर लगाया है, ये चोर है। अच्छा, तो अब तुम लोग गाड़ियों के इंजन भी चुराने लगे हो? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। ये इंजन तो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, तो अब इंजन जंगल में भी मिलने लगे हैं। सीधी तरह से गाड़ी का इंजन वापस करो, नहीं तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। पुलिस वाला माधव के रिक्शे से इंजन निकाल लेता है। राधिका के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसकी मेहनत रंग लाती है। राधिका को एक जॉब मिल गई है। अब राधिका नौकरी करने लगती है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह वाले दिन राधिका देर से घर लौटती है। पापा, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, ये लो, कर लिया आंखें बंद। बताओ क्या है? राधिका माधव के सामने एक इंजन रख देती है। अब आंखें खोल दीजिए। नया इंजन देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है। पापा, ये स्पोर्ट्स कार का इंजन है। इसे लगाकर आपकी रिक्शा सभी गाड़ियों से तेज दौड़ेगी। माधव स्पोर्ट्स कार के इंजन को अपने रिक्शे में फिट कर लेता है और सवारी के लिए इंतजार करता है। भाई साहब,
मुझे शहर जाना है। कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। वहाँ पहुँचने में तो 2 घंटे लगते हैं। ये मेरा लकड़ी का रिक्शा जरूर है, पर ये स्पोर्ट्स कार की तरह तेज दौड़ सकती है। आप बैठ जाइए। वो महिला माधव के रिक्शे में बैठ जाती है और माधव उसको आधे घंटे के अंदर ही शहर पहुंचा देता है, जिससे खुश होकर वो महिला माधव को डबल किराया देती है। इसी तरह से अब माधव लोगों को तेजी से गांव से शहर पहुंचाता है। जल्दी पहुंचने और समय बचाने के लिए सभी लोग अब माधव के रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और माधव पूरे इलाके में लकड़ी की फरारी रिक्शे वाले के नाम से फेमस हो जाता है। ये कहानी यमन की है। अरबी समंदर में व्यापारियों की कश्तियां तैरा करती थी। इनमें से एक कश्ती पर तारिक काम किया करता था। ये कश्ती थी जलाल अब्दुल्ला की। एक काम ढंग से नहीं करता ये लड़का, जब देखो गड़बड़ करता है। जी हुजूर। तुम्हें ये फर्श साफ करने को कहा था, ऐसे साफ किया है तुमने? हुजूर, फर्श साफ तो है। अब तुम हमसे जुबान लड़ाओगे? गुस्ताख, अब फिर से फर्श साफ करो, इस बार पूरी ईमानदारी से। अक्सर जलाल बहाने ढूंढा करता था तारिक पर चीखने चिल्लाने के लिए। बेचारा तारिक गरीब था, इसलिए वो जलाल की जी हुजूरी किया करता था। वो 2 महीने बाद जलाल अपनी कश्ती लेकर वापस यमन लौटा था। तारिक आज बहुत खुश था। वो घर वापस लौटने वाला था। जैसे ही वो लोग किनारे पहुंचे तो तारिक जलाल के पास आ गया। क्या है? मेरी मजदूरी। मजदूरी? मजदूरी उसे देते हैं जो काम करे। तुमने तो एक भी काम ढंग से नहीं किया। शुक्र करो कि पिछले 1 साल तक मैंने तुम्हें खाना खिलाया। अब जाओ यहाँ से। क्या? पर मैं घर किस मुंह से जाऊंगा? अपने इसी मनहूस मुंह से जाओ। बेचारा तारिक लंबे चौड़े जलाल से पैसे वसूल ना कर पाया। वो किनारे पर भी भटकता रहा। काफी देर भटकने के बाद वो बैठ गया और सोचने लगा। मैं घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? और उसी वक्त उसके सामने की लहरें उसके पास एक कांच की बोतल लेकर आई। ये बोतल कैसे लहरों पर तैर रही है? इसके अंदर क्या होगा? तारिक उठा और उसने वो बोतल भी उठा ली। बोतल अलग थी, काफी भारी। जैसे ही तारिक ने बोतल खोली तो अंदर से एक जिन बाहर आया। आजादी, आजादी! इतने सालों बाद मुझे आजादी मिली। वो जिन खुशी से नाच रहा था। नाचते हुए जिन को देखकर तारिक घबरा गया। घबराओ मत, तुम तो मेरे दोस्त हो। जाने बहार गुले गुलजार, तुम तो खुश रहो, आबाद रहो। मुझे आजाद करने वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूँगा। बस एक ही? हाँ, और नहीं तो क्या। अब मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। ठीक है। जिन इंतजार करने लगा और तारिक सोचने लगा। मैंने जिंदगी भर दूसरों की कश्तियों पर काम किया है। इस बार तो मुझे पैसे भी नहीं मिले। मुझे एक कश्ती मांगनी चाहिए, पर अगर मेरी कश्ती समंदर में डूब गई तो? और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। घर किस मुंह से जाऊंगा? दोस्त, तुम एक काम करो, तुम अपनी सारी इच्छाओं को एक साथ मिलाकर मांगो। कोशिश करता हूँ। तो जिन, मुझे एक ऐसी कश्ती चाहिए जो समंदर में बिल्कुल ना डूबे, ना ही वो टूटे, ना कोई उसे नुकसान पहुंचा पाए, और साथ ही उसके अंदर 2 पोटली सोने के सिक्के हों। बस? हाँ, इतना ही। ठीक है, जाने बहार गुले गुलजार, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो। पेश है जादुई कश्ती जिसमें 2 बड़े सोने के सिक्कों की पोटली है। जिन ने तारिक के सामने एक बड़ी और शानदार कश्ती खड़ी कर दी और सोने के सिक्कों की पोटली भी। तारिक बहुत खुश हुआ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। अगर तुम बोतल नहीं खोलते
तो ना जाने मुझे कब आजादी मिलती। अब मैं चलता हूँ। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा दोस्त। सोने के सिक्कों की पोटली लेकर तारिक घर गया। उसका परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उनकी गरीबी दूर हो गई और अब तारिक एक आम मजदूर नहीं था, अब वो एक कश्ती का मालिक था। अब तारिक की कश्ती समंदर में सौदा करने जाया करती थी। तारिक की कश्ती पर कई लोग काम किया करते थे। तारिक सबसे बड़े प्यार से बातें किया करता था। क्या हाल है चाचा? बस आपकी दुआ है हुजूर। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। ये लीजिए आपका मेहनताना, और अगली बार भी हमारे साथ ही सौदा करने आना। जरूर। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते तारिक यमन में बहुत मशहूर हो गया, अपनी दरिया दिली की बदौलत। एक दिन की बात है, तारिक के पुराने मालिक जलाल ने उसकी ये दरिया दिली देख ली। ये तो वही तारिक है जो मेरे पास काम किया करता था, पर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? और अब इसकी खुद की कश्ती है। अब ये नामाकूल मेरी बराबरी करेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जलाल रात के अंधेरे में तारिक की कश्ती पर गया और उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। अब आएगा मजा। जैसे ही जलाल ने कश्ती पर आग फेंकी तो उसने देखा कि कश्ती में आग नहीं लगी। ये कैसे हो सकता है? जलाल ने फिर से कश्ती को आग लगाने की कोशिश की, पर कश्ती बिल्कुल भी जल नहीं रही थी। ये देखकर जलाल हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। इस कश्ती में आग क्यों नहीं लग रही? कहीं इस मिट्टी के तेल में कोई गड़बड़ तो नहीं है? जलाल ने मिट्टी का तेल सूंघा और तभी उसका एक नौकर चिल्लाते हुए वहां आया। मालिक, मालिक, कश्ती में आग लग गई। मेरी कश्ती में? अरे नहीं। जलाल परेशान हुआ और वहां से भागने लगा। वो अपनी जलती हुई कश्ती पर पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। मैं तो तारिक की कश्ती जलाने गया था, यहाँ मेरी कश्ती ही जल गई। या अल्लाह! जलाल ने तारिक की कश्ती जलाई और उसकी खुद की कश्ती जल गई। इसीलिए तो कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिरते हैं। तारिक की कश्ती बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो जादुई कश्ती थी।